जय हिंद दोस्तों। कई सारे लोग हैं जो कि इस समय स्ट्रेस में हैं, चिढ़े हुए हैं, गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात कह नहीं पा रहे। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कि इस बात को कह तो नहीं पा रहे, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर ज़रूर ज़ाहिर कर देते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि खबरें पढ़कर ही सही अपने आसपास वालों को ही अपना गुस्सा दिखा देते हैं कि भैया हमको इस बात से लेकर नाराज़गी। लेकिन ये सभी लोग इसीलिए नाराज़ ज़्यादा हैं क्योंकि ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कोविड महामारी के कारण जो परेशानियां लोगों को हो रही है, अपने परिजनों को जो लोग भुगतते हुए देख रहे हैं, ये उन लोगों का स्ट्रेस है। ये आम जनता का स्ट्रेस है जो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप एक बहुत बड़े एमएलए हो, मतलब जो काफ़ी टाइम से जीतते हुए आ रहे हो, तो भाई आप बड़े एमएलए ही हुए कि भैया आपकी तो अच्छी खासी पैठ होनी चाहिए। अगर आप ऐसे एमएलए हो और आप अपने आसपास के 4 बहुत खास दोस्तों को इस दुनिया को छोड़ते हुए देख लो, तो आप क्या कहोगे? वो भी तब जब आप रूलिंग पार्टी के अंडर के एमएलए हो। क्या कहेंगे आप? भाई ये इस समय परिस्थिति आके सामने खड़ी हो गई है दिल्ली के शोएब इकबाल जी के सामने। इन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए बहुत ही दुखद भाषा में, मैं सबसे पहले तो आप किसी मूल बात ही बता दूं इनके वीडियो की। इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो सरकार है दिल्ली की, ये किसी भी तरीके से जो हालात इस समय दिल्ली में बने हुए हैं उनको संभालने में सक्षम नहीं है, और यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके प्रेसिडेंट रूल लगाया जाना चाहिए। अब इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है। अब आप चाहे तो इनको विभीषण कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, कि भैया ये अपने ही यहाँ के लोगों की लंका ढहाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस समय ये लंका ढहाने का समय है, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है वो एक अंदर का व्यक्ति ही बता सकता है। मतलब कि उस सरकार की क्या सोच है इन चीज़ों को लेकर, ये एक अंदर का व्यक्ति ही बता सकता है। शोएब इकबाल जी बस इस वीडियो में रोए नहीं है, मैं आपको बता दूँ। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मैं इतना बड़ा एमएलए हूँ, मेरी इतनी पहचान है, इतनी बात है, उसके बाद भी मैं अपने लोगों को अपने सामने मरते हुए देख रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या कह दूँ। इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि भैया इस माहौल में अब प्रेसिडेंट रूल लगा देना ही शायद एकमात्र उपाय होगा। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि दिल्ली में इस समय करीब 1 लाख एक्टिव केसेस मौजूद हैं। तो ऐसे में अगर हम दिल्ली को कोरोना पर बैठा हुआ एक बम ना कहें तो आखिर क्या कहें? 1 लाख एक्टिव केसेस कुछ होता है। मतलब पर डे का आप ये मान के चलें 23 से 24 हज़ार के आसपास का तो एवरेज पर डे के मरीज़ निकल ही रहे हैं पर डे के। और ऐसे में एक बात और निकल कर सामने आ रही है, कई सारे लोग हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं, सुगबुगाहट तेज़ हो गई है कि कुछ लोग हैं जो कि आरटीपीसीआर की जांच करा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट 8-10 दिन तक नहीं आती है। ठीक है, 8-10 दिन क्या होता है? 14 दिन अगर हम नॉर्मल कोविड की बात करें तो 14 दिन में तो इंसान का कोविड ठीक हो जाता है, मतलब उसके बॉडी में से वो होकर निकल जाता है। होम आइसोलेशन की भी आप बात करें तो 14 दिन की ही बात की जाती है बार बार। तो अगर आप किसी शख्स को मतलब मान लीजिए आज 1 तारीख है और आज मुझे महसूस होता है कि नहीं मुझे कुछ हो रहा है मेरे अंदर, और मैंने जाके आरटीपीसीआर टेस्ट कराया, और 10 दिन बाद मतलब 10 तारीख को मेरी रिपोर्ट आएगी, और इस बीच क्योंकि मैं पॉजिटिव अभी नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मेरी रिपोर्ट नहीं आई है, मैं कितने लोगों से जाके मिलूँगा? मैं लोगों से जाके मिलूँगा, अपनी हालत बताऊँगा, उनके साथ उठूँगा बैठूँगा। मेरे चलिए बाहर नहीं, लॉकडाउन लगा है, बाहर नहीं जा सकते, घर वालों के ही साथ मैं उठूँगा बैठूँगा, बात करूँगा, खाना पीना खाऊँगा, जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं वो सभी उनके साथ करूँगा, हाथ बटाऊँगा। तो क्या उनको ये संक्रमण नहीं फैल सकता? तो आखिर आरटीपीसीआर रिपोर्ट को इतनी लेट करने का क्या कारण है? या कई केसेस में तो आ भी नहीं रही है, बोल देते हैं भैया ऑनलाइन देख लो आप, तो कई केसेस में आ भी नहीं रही। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई आप खुद एक चीज़ को देखिए कि पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे कि कोविड केसेस काफ़ी कम है भारत के मुकाबले, क्यों कम है? भाई जब कोई जांच ही नहीं होगी तो फिर रिपोर्ट कैसे आएगी? रिपोर्ट नहीं आएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव का पता ही नहीं चलेगा, तो मामले अपने आप कम हो जाएंगे। ऐसी ही कुछ परिस्थिति इस समय दिल्ली में बनाने की कोशिश की जा रही है, और लगातार यही बातें निकल कर सामने आ रही हैं। जितने भी मेरे भी परिजन दिल्ली तरफ रहते हैं वो भी सब यही बता रहे हैं, बस ये कह दिया जाता है भैया ऑनलाइन देख लो, इस तरह की बात सामने आ रही है। इसके अलावा जो ये केस हैं, इसके अलावा केस इतने सारे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस तरीके से चीज़ कंट्रोल किया जाए। अगर हम मृत्यु दर की बात करें कि इन केसेस के कारण जो हो रही है, वो पर डे का 350 का एवरेज उसका भी चल रहा है, इसके ऊपर नीचे होता है, अधिकतर ऊपर ही जाता है, पर हम 350 एक आंकड़ा मार लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, ऐसा अकेला नहीं है कि भाई आम आदमी पार्टी का ही कोई व्यक्ति जाकर इस तरीके की बात कर रहा है। दिल्ली में जो कांग्रेस की कमेटी है, जो दिल्ली की कांग्रेस की कमेटी है, उसने भी प्रेसिडेंट को इसको लेकर चिट्ठी लिख दी है कि भाई दिल्ली के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसको लेकर कुछ कदम उठाइए। साफ तौर पे उन्होंने ये बात कह दी और जाहिर तौर पे ये बोल दिया है कि भाई यहाँ पे कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो ऐड करने में लगे हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट में ही लगे हुए थे। इस चक्कर में ही मामला इतना बढ़ गया, अराजकता इतनी फैल गई, और जिस कारण से कि आज हम इस मुहाने पे आके खड़े हो गए कि हमें
समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस पूरी सिचुएशन को आखिर किस तरीके से टैकल करेंगे। वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक तारीख, हालांकि ये कई सारे राज्यों की बात है, कई सारे राज्यों की बात है कि भाई वैक्सीन की पूर्ति हो नहीं पा रही है। एक तारीख से जो 18 से अधिक उम्र के लोगों को लगनी थी वैक्सीन, वो नहीं लग पा रही है। मुफ्त में देने की हर कोई बात कर रहा है, पर समय पे देने की कोई बात नहीं कर रहा, वो भी ऐसे समय में जब वैक्सीनेशन का जल्दी से जल्दी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी दिखाई पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और इसमें जितनी ज़्यादा ढिलाई बढ़ती जाएगी, इसके परिणाम उतने ही ज़्यादा भयावह भी हो सकते हैं। यही आप दिल्ली जैसी जगह का अगर हम कंपैरिजन करें और दिल्ली के मुख्यमंत्री की हम बात करें, तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको आप देखो तो भाई हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सीएम अगर कोई हैं तो वो है अरविंद केजरीवाल। और कई लोगों का इसको लेकर मत होता है कि भाई पढ़े लिखे लोग जो है वो राजनीति में नहीं जाते। अब ये तो भाई बहुत पढ़े लिखे इंसान थे जो राजनीति में गए। अब जब इतना पढ़ा लिखा इंसान राजनीति में जाके इस तरीके से हरकत कर रहा है, इस तरीके से बिहेव कर रहा है, एज एन इमेच्योर वहाँ पे वो हर किसी को ट्रीट कर रहा है, अपनी हरकतें भी वैसी ही दिखा रहा है, तो आप किस तरीके से आगे आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल वॉज द मतलब मोस्ट एजुकेटेड सीएम ऑफ आवर कंट्री, अपने समय के सबसे एजुकेटेड सीएम थे वो। आप किस तरीके से आने वाली जनरेशन को ये बताओगे जब उनकी ये गलतियाँ भी लोगों के सामने रखी हुई होंगी? क्योंकि अब वो ज़माने गए 70-80 के दशक के कि एनसीईआरटी की किताब में जिसके बारे में जो बता दिया जाएगा कि भैया उसने आके हम पे राज किया, उसने हमारे देश को इतना आगे बढ़ाया, नहीं। आज की जनरेशन सोशल मीडिया की है, आज की जनरेशन खुद पढ़ना जानती है, इसलिए आज की जनरेशन से सच छुपाना कल आने वाले कल में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में हर एक इंसान को अपनी छवि के लिए सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि किस तरीके से हमें इसको हैंडल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये दिक्कत आप इसको सीरियसली लें या ना लें ये कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज़ इसको समझना पड़ेगा कि आप इन चीज़ों को आखिर केंद्र के ऊपर अगर आप आरोप लगा के अपने आप को इस पूरी सिचुएशन से निकालना चाहते हो तो क्या वो चीज़ जस्टिफाइड होगी? क्या वो चीज़ आप मतलब एक तरफ तो ये कह रहे हो कि भाई केंद्र हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहा, वहीं जब केंद्र ऑक्सीजन देने की बात कर रहा है तो आप पता चलता है कि भैया आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब टैंकर नहीं है ऑक्सीजन की। आप चीज़ खरीदना चाहते हो, आप सब्जी लेना चाहते हो और आपको पता है कि आपको पन्नी खुद लेके जानी, फिर भी आपके पास पन्नी आपके इंतजाम नहीं कर रहे। इसके बाद आप बोलो कि हम विदेशों से बुलवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी वाला खेल कम, बल्कि क्रेडिट लेने की होड़ ज़्यादा चल रही होती है। जिस तरह का माहौल इस समय आम आदमी पार्टी में बना हुआ है, उसको देखकर तो बिल्कुल सही तरीके से यही लगता है। आप एक ऑनलाइन मीटिंग को आप सोचते हैं कि भैया उसको मैं लीक कर दूंगा, उसमें आप पीएम को एडवाइस देते हुए दिखाई दे रहे हो। अरे आप ठीक है, आप एडवाइस दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, फीडबैक देना सबसे अच्छी चीज़ होती है। किसी भी मीटिंग में अगर आप बैठे हो तो वहाँ पे आपको फीडबैक ज़रूर देना चाहिए, लेकिन सवाल फिर से वही आके खड़ा हो जाता है कि एडवाइस देना तो ठीक है, क्या आप खुद उनके ऊपर अमल कर पा रहे हो? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जिस तरह की स्थिति इस समय दिल्ली में बनी हुई है, कहीं से कहीं तक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि दिल्ली में 1% भी अरविंद केजरीवाल सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली में जो हाईकोर्ट बैठी हुई है वो अरविंद केजरीवाल को ये नहीं कहती कि अगर आपसे स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही है तो क्या हम ये पूरी जिम्मेदारी केंद्र को दे देते। कोर्ट में दूसरे अस्पताल जाकर ये नहीं बोलते कि सरकार को ऑक्सीजन के सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बिल्कुल भी सुध नहीं है कि किस तरीके से चीज़ को हैंडल करना है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है किस चीज़ को किस चीज़ से हैंडल करना है, तो ये किस तरीके से हैंडल करेंगे इस देश की पूरी सिचुएशन को? इस तरह के सवाल खड़े नहीं होते। और हाई कोर्ट ने वैसे भी सीधे तौर पर यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं कि इनको लीडरशिप आती भी है कि नहीं आती। देखिए, जब एक कोई इंसान को गाड़ी चलानी नहीं आती है और आप उसको दे देंगे, सिर्फ गियर बदलना आते हैं उसको, तो हाईवे की सीधी सड़क और खाली सड़क पे तो गाड़ी वो भी चला लेगा। असली परीक्षा होती है जब आप मार्केट में घुसोगे, भीड़ भाड़ वाली जगह पे घुसोगे, वहाँ पे आप कैसे गाड़ी चलाते हो, तब मैटर समझ में आता है कि भैया आपको गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती। सीधी सड़क पे तो हर कोई चला लेगा, और चलिए मैं तो तब भी आपको मान लेता हूँ कि चलिए ठीक है आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो ना सिचुएशन को लेकर, वो दिखा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो हो गई है और आप उस गलती को मानना नहीं चाहते हो, या आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं शायद इस चीज़ को एड्रेस नहीं करूँगा तो ये चीज़ आई गई हो जाएगी और कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति इस समय ध्यान दे रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, और ये चीज़ जान रहा है कि जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नेग्लिजेंस हो रहा है, नहीं, ये जानबूझ के किया जा रहा है नेग्लिजेंस है। इसको इग्नोर नहीं कैसे कर सकते आप लोग। आपको यहाँ पे इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि यहाँ पे आपकी सरकार से गलती हुई है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हो तो फिर कौन लेता है? जनता ने आपको
सिर्फ और सिर्फ मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के लिए नहीं लाए थे सत्ता में, बल्कि इसीलिए भी लाए थे कि जब इस तरह की सिचुएशन आए तब आप सरकार को संभाल सको। सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए नहीं बैठी होती सरकार, बहुत सारे काम होते हैं जो करने पड़ते हैं, और ये चीज़ मुझसे बेहतर तो आप ही जानते होंगे। मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए थे, उनका समझ में ही नहीं आ रहा है किस तरीके से उपयोग करें। अगर उनका सही तरीके से उपयोग किया जा रहा होता तो हर एक मोहल्ले में जो इन्होंने क्लिनिक मौजूद करवाए हैं ना, भले ही वो कागज़ों पे हो, उनसे ही आप हर एक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना के इन चीज़ों को रोक सकते थे। गलियों में लोग खुले घूम रहे हैं, बाहर आपने लॉकडाउन लगा के रखा, तो क्या मतलब है? मास्क कोई पहन रहा है, कोई नहीं पहन रहा है, कौन देख रहा है इन पाबंदियों को? राम जाने सरकार क्या करेगी और किस तरीके से आगे जाकर रिएक्ट करेगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।